गुरुवे नमः। मोस्ट वेलकम इन वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। आपके अपने YouTube चैनल यूनाइटेड एजुकेटर्स ऐप में आपका स्वागत है मेरे प्यारे। हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, आपकी वही पुरानी सीरीज जिसका नाम है क्या, न्यू सीरीज। पेपर यहीं से रहेगा 2025-2026 CBSE बोर्ड। ठीक है, तो आपका बहुत टाइम न लेते हुए आगे बढ़ते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देखिए, अक्सर वेक्टर क्वांटिटी जहां जहां होंगी वहां सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आएगा। जहां जहां क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटीज होगी, वहां वहां सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आएगा। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में आया था, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के केस में आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में आ रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के आएगा। ये है क्या, देखें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्रिएटेड बाय ईच इंडिविजुअल चार्ज एट दैट पॉइंट। मैथमेटिकली, if you have charges q1 q2 q3 creating electric fields vector e1 vector e2 vector e3 at a point, the total electric field at that point will be E total is equal to vector sum of all individual electric fields created by individual charges at that point। ठीक है, फिर बिल्कुल यही सिचुएशन आपकी होगी किसके लिए, फोर्स के लिए भी होगी। Similarly, the electric force on a charge due to a group of other charges is the vector sum of the forces due to each individual charge if you have a charge q experiences a force at position vector r, तो एंड सो ऑन। देखिए, कुल मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है का सुपरपोजिशन क्या है, या फोर्स का सुपरपोजिशन क्या है। जैसे किसी एक पॉइंट पर हमको फील्ड चाहिए, बहुत सारे चार्ज हैं सिस्टम में, तो हर इंडिविजुअल चार्ज जो वहां फील्ड बना रहा होगा उन सब का वेक्टर सम उस पॉइंट पर नेट फील्ड के बराबर, टोटल फील्ड के बराबर होगा मेरे प्यारे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आज कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अपने आप कंफर्म हो जाएगा। तो आपका क्लास ट्वेल्थ में फिजिक्स में पार्ट वन में फर्स्ट चैप्टर, तो फर्स्ट चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। पहला एग्जाम्पल देखें, क्वेश्चंस देख लें आप। कह रहा है, इफ 10 to power 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ ए बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट ए टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन द अदर बॉडी। कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। पहली बात तो ये आपका है एग्जाम्पल फर्स्ट, क्या है, पहले सॉलिड पेन पे चले जाएं, बाकी ठीक ही है। एग्जाम्पल फर्स्ट की बात कर रहे हैं अभी हम, और यहां पर 10 to power 9 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, 10 to power 9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, और आपको टाइम बताना है कब, जब चार्ज हो जाए 1 कूलम, तब। ठीक है, तो चले थोड़ा छोटा कर देते हैं, जगह चाहिए। हाँ देखें भाई, 10 to power 9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, और Q इज इक्वल टू 1 कूलम होने में कितना टाइम लगेगा। तो 10 to power 5 आपका 1 लाख होता है,
10⁶ आपका 10 लाख हो गया। 10�7 आपका 100 लाख मतलब 1 करोड़ हो गया। 10⁸ आपका 10 करोड़ हो गया। 10⁹ 100 करोड़। 10⁹ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड का मतलब है कि पर सेकंड 100 करोड़ इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। 100 करोड़ अप्रॉक्स भारत की पॉपुलेशन के बराबर। वैसे तो आप पॉपुलेशन 140 145 करोड़ पहुंचा चुके हैं, ठीक है। तो 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड निकल रहे हैं, तो आप लगभग 100 करोड़ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड निकल रहे हैं। 100 करोड़ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड निकल रहे हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि 1 कूलम चार्ज एक्वायर करने में कितना टाइम लग जाएगा। तो मेरे प्यारे, आप पहले तो ये पता करिए कि Q इज इक्वल टू यानी से कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 1 कूलम के लिए, ठीक है। तो यहां से N इज इक्वल टू हो जाएगा आपका Q बाई ई। Q कितना है 1 कूलम है और E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 1.6 है, पॉइंट हटाओ तो ऊपर हो जाएगा 10/16 और ये ऊपर चला जाएगा 10⁻⁻19 आपका प्लस 19 हो जाएगा। ऐसे आप लिख सकते हैं 100/16 और इंटू 10⁻18। ये इक्वल आ जाएगा आपका मेरे प्यारे 6 टाइम जाएगा, फिर 2 टाइम्स जाएगा, फिर 5 टाइम्स जाएगा और इंटू 10⁻18। बड़ा कैलकुलेशन होता तो अभी तक निकाल चुके होते कैलकुलेटर, ठीक मेरे प्यारे। तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने होंगे 1 कूलम चार्ज एक्वायर करने के लिए। अब आपको टाइम चाहिए, तो टाइम टेकन टू डू सो, ऐसा होने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो टाइम बराबर हो जाएगा आपका, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने हैं 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होने हैं और यहाँ 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा आपका 6.25 इंटू 10⁻9 ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा और हो जाएगा 9, सेकेंड भी ऊपर चला जाएगा तो इतना सेकेंड हो गया। अब आप चाहें तो इसको ईयर में कन्वर्ट कर दें, इसमें कन्वर्ट कर दें ईयर में। पहले तो यहाँ एक बाउंड्री बना दें कि दोनों मिले जा रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। अब ईयर के लिए मेरे प्यारे 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड यहाँ रहने दो, ऊपर भी ईयर लिख दो और नीचे भी ईयर लिख दो, लेकिन ऊपर ईयर की जरूरत है हमको, लेकिन नीचे वाले ईयर की हमको जरूरत नहीं है। ऊपर वाले ईयर को बचा के रखो और नीचे वाले ईयर की जगह पे 365 डेज, 1 डेज में 24 आवर, 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। ये सेकेंड में कन्वर्ट हो गया, सेकेंड से सेकेंड हो गया कैंसिल। क्या हो गया सेकेंड सेकेंड हो गया कैंसिल आपका, ठीक है। अब जो है ये आपका 625 लिख दो इसको, ये हो गया आपका 365 इंटू 24 इंटू 36 इंटू 36 मेरे प्यारे देखें, ये 6 मल्टीप्लाई कर दिए 36, यहां से 10⁻2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻7 और ये पॉइंट हटाए हैं 10⁻5, यहाँ 10⁻5 हो चुका है ईयर, ठीक है। मेरे प्यारे जाओ उधर यार, तो यहां से टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 625, 50 बढ़ा दो आप अपान 365
इंटू 24 इंटू 36। अब आनंद सिंह जो है इसको सॉल्व करने नहीं जा रहे हैं, कहाँ जाएं हम, ऐप्स के पास चले, कैलकुलेटर निकाल लें। आओ यार इधर आओ। तो देखें भाई, लिखा है 365 इंटू 24 इंटू 36 इक्वल टू, ये हो गया आपका 625,0,0,0,0 अपॉन 315360 और 625,0,0,0,0 50 हो गए, डिवाइडेड बाई 315,360 इक्वल टू, ये आया आपका 198.1861 ईयर। ठीक है, अब आप जाओ यहां से। आप जरा ध्यान दें मेरे प्यारे, ये केवल ये बताना चाहता है, ये न्यूमेरिकल, एनसीईआरटी वाले मतलब कि न्यूमेरिकल तो देते हैं, उसके साथ साथ कुछ और जानकारी भी देते हैं। यहाँ क्यू बराबर यानी फार्मूले का यूज आपको बता दिया, लेकिन साथ साथ आपको ये भी बता रहा है प्यारे कि 1 कूलाम चार्ज कितना बड़ा चार्ज है, 1 कूलाम चार्ज कितना बड़ा चार्ज है। देखो भाई, लगभग 100 करोड़ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड निकल रहे थे, आप 1 बोल रहे थे, इतने में 100 करोड़ इलेक्ट्रॉन निकल जा रहे थे। कितने इलेक्ट्रॉन निकल जा रहे थे? 100 करोड़ इलेक्ट्रॉन इतने में निकल जा रहे थे। ठीक है, और 1 कूलाम चार्ज निकलने में 198 साल लग गए। कितने साल लग गए? 198 साल लग गए 1 कूलाम इलेक्ट्रॉन निकलने में। तो मेरे प्यारे, ये केवल ये बता रहा है 1 कूलाम बहुत बड़ा चार्ज है, इसीलिए हमेशा हम लोग चार्ज में माइक्रो कूलाम, पिको कूलाम, नैनो कूलाम यूज करते हैं। ठीक है, कि कूलाम बहुत बड़ा चार्ज है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। वैसे आप समझ तो गए ही हैं, तो नेक्स्ट पेज पे चलें। बुक गायब हो गई है क्या? तो सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं, इसी में साथ लगा हुआ था। अब इस न्यूमेरिकल में भाई साहब क्या कह रहे हैं, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन ए कप ऑफ वाटर, इन ए कप ऑफ वाटर, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन ए कप ऑफ वाटर। ठीक है, तो इनको हम किनारे कर दे रहे हैं। ये कप को मान रखे हैं कि 250 ग्राम का है। अब देखो भैया, आनंद सिंह है आलसी इंसान, क्या है? आलसी इंसान। ये क्वेश्चन में नहीं दिया गया है कि कप जो है कितने ग्राम का है। हम 180 ग्राम मानेंगे, हम 250 ग्राम नहीं मानेंगे। क्या मानेंगे? 180 ग्राम। क्यों 180 ग्राम मानेंगे? वाटर मालिक है उसमें, तो वाटर मतलब H2O, H2O मतलब ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, तो 18। तो हम 180 ग्राम मानेंगे, हमारे लिए ज्यादा सही रहेगा। तो हमारा एग्जाम्पल 2 में हमने कप मान लिया 180 ग्राम का है, तो कह रहा है कितने पॉजिटिव और कितने निगेटिव होंगे। तो देखो भाई, वाटर मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? वाटर मॉलिक्यूल। और वाटर मॉलिक्यूल होता है आपका H2O, H2O। ठीक है, और यहां जहां तक देखा जाए इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 1 होता है हाइड्रोजन का, और ऑक्सीजन का 8 होता है। यहाँ हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं और ऑक्सीजन का 1 है, इनको सम करेंगे तो आ जाएगा 10। क्या आ जाएगा? 10। वैसे बोल कुछ और रहे थे, लिख कुछ और रहे हैं मेरे प्यारे, यहाँ 2 इंटू 1 होना था, आ जाएगा 10। तो H2O मॉलिक्यूल का
में 10 प्रोटॉन होंगे और 10 क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। H2O मॉलिक्यूल में आपके 10 प्रोटॉन होंगे और 10 क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो अब हमको ये पता चल जाए कि 180 ग्राम में कितने H2O मॉलिक्यूल हैं। हमको पता चल जाएगा कितने प्रोटॉन है कितने इलेक्ट्रॉन है। हमारे पास Q बराबर यानी है ही है, उससे हम लोग क्या करेंगे, चार्ज निकाल लेंगे। ठीक है मेरे प्यारे, H2O मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, इतना तो आप समझ ही रहे हैं। तो एक मॉलिक्यूल में हमको पता है कितने प्रोटॉन है कितने इलेक्ट्रॉन है, तो हमको ये पता करना है कि एक कप 1 कप वाटर में कितने H2O मॉलिक्यूल। इसका मतलब इस मास का कोई ना कोई रिलेशन नंबर से होना चाहिए। ठीक है, एक मोलर कॉन्सेप्ट आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री में कि 1 मोल में 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 एवोगाड्रो नंबर होता है आपका। वैसे 6.02 ही यूज करेंगे यहां पर। इन 1 मोल number of in 1 mole number of H2O molecule is equal to Avogadro number या 6.02 into 10 to power 23 into 10 to power 23। अब 1 मोल आप ये जानते हैं कि किसी भी मास नंबर में आप ग्राम लगा दें तो 1 मोल के बराबर हो जाता है। तो मास नंबर इसका है आपका H2O का 18, कितना है 18, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1 1, मतलब 2 मॉलिक्यूल है 2, टोटल क्या आ जाएगा 18। इन 1 मोल, इन आप कह सकते हैं 18 ग्राम नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल is equal to 6.02 into 10 power 23 in 1 gram number of H2O molecule is equal to 6.02 into 10 power 23। आपको चाहिए इन 180 ग्राम, इन 180 ग्राम हम इसीलिए 180 मान रखे हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पर 18 से डिवाइड हुआ होगा जब आप 1 ग्राम की बात किए होंगे तो। 180 ग्राम की जब बात कर रहे हैं आप, तो यहाँ पर आपका 6.02 इंटू 10 पावर 23 अपॉन 18 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 180 से, और 18 10 टाइम्स चला जाएगा। और ये इतना इजी हो जाए इसीलिए आनंद सिंह ने 180 ग्राम ले रखा है। जब क्वेश्चन में नहीं दिया तो हम कुछ भी लेंगे, हम क्यों अपने लिए तकलीफ बढ़ाएंगे। ठीक है, दिए हो गया। तो मेरे प्यारे, अब आपको ये पता चल गया कि कितने मॉलिक्यूल हैं 1 कप ऑफ वाटर में। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एक मॉलिक्यूल में 10 है तो इतने में कितने होंगे, 6.02 इंटू 10 टू पावर 24 इंटू 10, ये हो जाएगा आपका 6.02 इंटू 10 टू पावर 25। इतने प्रोटॉन हो जाएंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इतने ही हो जाएंगे, 6.02 इंटू 10 टू पावर 25। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए चार्ज। Q बराबर एन ही होता है और एन आ चुका है 6.02 इंटू 10 टू पावर 25 और E की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलाम, -19 कूलाम। ये हो जाएगा आपका 6.02 इंटू 1.6
और 10 टू पावर 25 10 टू पावर -19 है, तो ये हो जाएगा 10 टू पावर 6 इतना कूलम। अब ये कैसे, तो ये ऐप्स भाई साहब आ जाइए, कैलकुलेटर आ जाइए। और कैलकुलेटर में करना क्या है, 6.02 इंटू 1.6 इक्वल हो गया आपका 9.632 इंटू 10 पावर 6 कूलम। और इतना ही पॉजिटिव होगा और इतना ही निगेटिव होगा, इतना ही निगेटिव होगा और इतना ही क्या होगा, पॉजिटिव भी होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ऐड कर देते हैं, तो आपका आंसर आ गया ये। ठीक कह रहे, तो 9.632 इंटू 10 पावर 6 कूलम, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन भी उतना ही था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उतना था, जितना ही पॉजिटिव और इतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। तो हमारे ख्याल से इतने में तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, क्यों, इतने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। भैया वो बुक भाई साहब आप बार बार चले क्यों जा रहे हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए जरा, कूलॉम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस and Newton's law for gravitational force between two stationary point masses. Both have inverse square dependence on the distance between the charges and masses respectively. Compare the strength of these forces by determining the ratio of their magnitude. For an electron proton, for two protons, or estimate the acceleration of electron and proton due to the electrical force of their mutual attraction when they are 1 angstrom distance. यह पार्ट मास सोच दिया गया है, कुछ नहीं करना है, आप काम शुरू करें। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का कंपेयर करना है। ठीक है, कर देते हैं कंपेयर। तो मेरे प्यारे, आप इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला जानते हैं, 1 अपान या के लिख देते हैं, के मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 अपान आर स्क्वायर। और ग्रेविटेशनल फोर्स आप जानते हैं G m1 m2 अपान आर स्क्वायर, दोनों कर दो डिवाइड, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, एफ ई अपान एफ जी इज इक्वल टू हो जाएगा के मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 अपान जी m1 m2। ठीक है, अब बात क्या कर रहा है, पहला पेयर है आपका, कहाँ गया, पार एंड इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो फर्स्ट पार्ट में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात कर रहा है, तो एफ ई अपान एफ जी इज इक्वल टू के की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10 पावर 9। यहाँ Q1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखा जाएगा तो 1.6 इंटू 10 पावर -19। अब माड होने के कारण प्लस वैल्यू ही ली जाएगी, और प्रोटॉन का भी चार्ज हो जाएगा 1.6 इंटू 10 पावर -19 अपान जी 6.67 इंटू 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। मास इलेक्ट्रॉन की बात की जाएगी, मास इलेक्ट्रॉन का क्वेश्चन में गिवन है, और वहां गिवन रहेगा भी 9.11 इंटू 10 पावर -31। और m1 हो गया, m2 प्रोटॉन का मास रखा जाएगा, प्रोटॉन का मास है यहाँ पे 1.67 इंटू 10 पावर -27। ठीक कह रहे,
अब देखें यहाँ पर 9, 1.6, 1.6 अपान 6.67, 9.11, 1.67। पहले सारे अपने 9, 1.6, 1.6, 6.67, 9.11, 1.67 अलग कर लिए। पावर अलग से सॉल्व करें। यहाँ पावर है 9, यहाँ है -19, यहाँ भी है -19, ये -11 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा +11, क्या हो जाएगा +11, और 10⁻−31 ये भी ऊपर जाएगा तो हो जाएगा +31, और ये हो जाएगा +27। ये पावर का मामला हो गया। ठीक है, तो पावर भी हम लोग सॉल्व भी कर लेंगे। अलग से कलर बदल लेते हैं जिससे प्रॉब्लम ना हो, सब दिखता रहे। देखिए भाई 19 आपका हो जाएगा 38, क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा, और ये आपका 11 9 20, 11 और 9 क्या हो जाएगा 20, और 30 51, 51 7 58, 58 20 78, और 78 -38 ये 40 आ जाएगा। तो पावर में हो जाएगा 10⁻40। किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं आप, FE अपान FG की। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जो ब्रैकेट में मामला है। तो कुछ नहीं करना है, कहाँ गए एप्स भाई साहब, कैलकुलेटर आ जाओ यहाँ पे, भाई इधर आओ। हाँ, तो 9 है इंटू 1.6 है इंटू 1.6 है बराबर, फिर डिवाइडेड बाई 6.67 बराबर, फिर डिवाइडेड बाई 9.11 बराबर, फिर डिवाइडेड बाई 1.67 बराबर। यहाँ से आ गया आपका कितना आ गया 0.2270, 0.227 लिख देते हैं, 0.227, और यहाँ पर आप 2.27 इंटू 10⁻39 लिख दें। तो बेटा ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगभग 10⁻39 टाइम्स लार्ज है किसके कंपैरिजन में, ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में। किसके कंपैरिजन में, ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में। यहाँ आप निकाल लिए हैं, तो थोड़ा ऐसे ही इधर आते हैं। और क्या कह रहे थे, पार्ट 2 प्रोटॉन्स, एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, एक्सेलरेशन निकालना है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो एक्सेलरेशन के लिए फोर्स चाहिए। अब फोर्स हम लोग पूरा निकाले नहीं हैं, ठीक है, निकाल देते हैं। तो एक्सेलरेशन कह रहे हैं भाई साहब, क्या कह रहे हैं, एक्सेलरेशन निकालिए। तो देखो इसमें दूसरा पार्ट था स्प्रेड द, मतलब कंपेयर करना था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, फिर दो प्रोटॉन के बीच में करना था, तो आप कर लेंगे, एक पार्ट हम कर दिए हैं। एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शंस। पहले तो फोर्स निकालें, फोर्स जब निकाल लेंगे आप तब तो मामला बनेगा। तो आप जानते हैं F इज इक्वल टू के मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 अपान R स्क्वायर। के की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10⁻9, Q1 1.6 इंटू 10⁻−19, फिर 1.6 इंटू 10⁻−19। प्रोटॉन पर भी चार्ज वही होगा, इलेक्ट्रॉन पर भी वही होगा, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है
वो है 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर दे रखे हैं, 10⁻⁻10 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 1.6, और फिर यहाँ हो जाएगा आपका 10 की पावर, यहाँ से 9 है, -19 -19 तो -38 हो जाएगा, और ये -10 का स्क्वायर है तो -20 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो +20 हो जाएगा, +20 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6, और प्यारे यहाँ 10 की पावर हो जाएगी 38 -29, तो ये आ जाएगा आपका -9। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लें, भाई साहब आ गए हैं बताने के लिए। 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इक्वल टू 23.04, 23.04 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। ठीक है, एक्सलेशन चाहिए इलेक्ट्रॉन का, तो फोर्स अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और ये हो जाएगा 23.04 इंटू 10⁻⁹ और इलेक्ट्रॉन का मास 9.11 इंटू 10⁻⁻31। ये हो जाएगा मेरे प्यारे आपका -31 ऊपर जाएगा, +31 हो जाएगा, +31 -9 10⁻23 10⁻23। ठीक है, ज्यादा दिक्कत आपको लग रही हो तो यहाँ कुछ करना वरना है नहीं, कुछ नहीं करना है। क्या है, देखिए जरा, ये ऊपर जाएगा प्लस होगा ना, 31 -9 बराबर, अरे 31 था, 22, अच्छा हुआ कर लिए थे, नहीं तो आप लोग कहते वाह रे। यहाँ पर आपका आ जा रहा है 22, अब लगे हाथ डिवाइड भी कर लें, तो क्या है 23.04 आ गया, 04 डिवाइडेड बाई 9.11 बराबर आ गया 2.529, 2.529 इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब ऐसे ही जब एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन निकालना होगा आपको, तो फोर्स में आप मास ऑफ प्रोटॉन से डिवाइड कर देंगे, तो मास ऑफ प्रोटॉन आपका 10⁻⁻27 रहेगा, यहाँ पे 10⁻⁻27 रहेगा, तो लगभग यहाँ पर आपका 4 पावर्स का डिफरेंस आएगा, 4 पावर मतलब 10,000 टाइम्स का लगभग डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो आप ये निकाल लेंगे। ये आपका क्वेश्चन हुआ, ये सिंपल सा था, इसमें कुछ करना वरना नहीं था बहुत ज्यादा। ठीक है, तो देख लेंगे आप, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये बुक बार बार चली जा रही है, इसको बुलाना पड़ रहा है हमको। देखिए भाई, न्यूमेरिकल्स में ऐसा नहीं कि हम इधर लगे रहे हो आप उधर लगे रहो। ठीक है, बोर्ड पे ध्यान दो। न्यूमेरिकल्स जो है बेटा, आप कह सकते हैं कि दैट इज द सोल ऑफ फिजिक्स, क्योंकि कोई टॉपिक आप पढ़ते हो तो एक बार उस टॉपिक से आप गुजर जाते हो, लेकिन जब न्यूमेरिकल आप लगाते हो तो टॉपिक कई बार उस न्यूमेरिकल में इंक्लूड होता है, जिससे वो टॉपिक बार बार आप पर रिवाइज हो जाता है। क्या हो जाता है, बार बार रिवाइज हो जाता है। ठीक,
आगे बढ़ते हैं। यहाँ ए चार्ज मेटेलिक स्फीयर ए इज सस्पेंडेड बाय ए नायलॉन थ्रेड, another charged metallic sphere be held by an insulating, तो डॉट डॉट क्या पूछ रहे हैं भाई साहब कि चार्ज मेटेलिक स्फीयर ए इज सस्पेंडेड बाय ए नायलॉन थ्रेड, इसका मतलब कि चार्ज का आना जाना नहीं हो रहा होगा, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है। अनदर चार्ज मेटेलिक स्फीयर बी इज हेल्ड बाय एन इंसुलेटिंग, आगे क्वेश्चन कहाँ है भाई, हैंडल is brought close to A such that the distance between their centers is 10 centimeter, डायग्राम में शो किया गया है, हाँ ठीक है, 10 centimeter as shown in figure. The resulting repulsion of A is noted, for example by shining a beam of light and measuring the deflection of its shadow on a screen. Sphere A and B are touched by uncharged sphere C and D respectively as shown in figure. तो एक बार इसको C से टच कराया गया है और B को टच कराया गया है D से, है ना। Then removed and B is brought closer A to 5 centimeter between their centers as shown in the figure. What is the expected repulsion of A on the basis of Coulomb's law? Spheres A and C and sphere B and D have identical sizes. Ignore the sizes of A and B in comparison to the separation between their centers. देखें बेटा, हम लोग जब चार्जिंग बाई कंडक्शन पढ़ रहे थे तो हमने ये कहा था कि जब दो कंडक्टर सफिशिएंट टाइम के लिए कांटेक्ट में रहेंगे तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज तभी सेम होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज तभी सेम होगा जब दोनों आइडेंटिकल होंगे। तो आइडेंटिकल शब्द यहाँ पर इसीलिए आ रहा है जिससे आप चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर ले सके, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या ले सके, बराबर ले सके, इसलिए आइडेंटिकल साइजेज आ रहा है। फिर आगे क्या कह रहा है, इग्नोर द साइजेज ऑफ ए एंड बी इन कंपैरिजन टू द सेपरेशन बिटवीन देयर सेंटर्स। कह रहा है साइज को, चार्ज की साइज को आप इग्नोर कर दो और चार्जेस के बीच के गैप के कंपैरिजन में, इसका मतलब हम चार्ज को पॉइंट चार्ज मान सकें क्योंकि कूलॉम्स लॉ लगाना है। अब कूलॉम्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए करेक्ट है प्यारे, तो इसलिए ये जानकारी दी गई है। तो कभी कभी हमको लगता है कि ये कुछ एक्स्ट्रा दे दिया गया है, लेकिन प्यारे यहाँ एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अभी हमको केवल इसी की जरूरत है, इस वाले पेज को ऐड कर लेते हैं और फोर्स निकालना है तो निकाल दे रहे हैं। देखिए भाई, अब ए पर हम चार्ज मान ले रहे हैं, या इन्हीं के डायग्राम का यूज कर लें, हम क्यों फिर से बनाएं, केवल कलर ले ले प्यारा सा जो इस पर दिखे, येलो दिखेगा। देखिए भाई, इस पर हमने चार्ज अज्यूम कर लिया कि क्यू ए है, क्या है क्यू ए, येलो कम दिखेगा क्या, रेड लेते हैं। यहां पर चार्ज हम अज्यूम कर लिए क्यू ए है और इस पर चार्ज क्या है क्यू बी है, ये सेपरेशन आर है, आर इज इक्वल टू यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दिया गया है, आपको दिखे इसलिए बड़ा लिख दिए। अब पहले तो फोर्स निकाल लें आप, तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा के क्यू ए क्यू बी अपान आर स्क्वायर, ये पुराना फोर्स हो गया। अब ए से सी टच कराया गया, क्या टच कराया गया, ए से सी, तो ए पे चार्ज कितना था, क्यू ए था, और सी आपका चार्ज नहीं था, तो सी पे चार्ज कितना रहा होगा, 0 रहा होगा। और दोनों आइडेंटिकल है तो बराबर डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, इसका मतलब इसको भी चार्ज मिल गया होगा क्यू ए बाई 2, ज्यादा थिक हो गई है क्या, तो दुबले पतले हो जाओ। और यहां भी चार्ज हो गया होगा सी पर भी क्यू ए बाई 2, बिल्कुल यही सिचुएशन यहां भी हुई है, आइडेंटिकल है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज भी क्या होगा, सेम होगा मेरे प्यारे, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद। तो अभी बी पे चार्ज था क्यू बी और डी पे चार्ज ही नहीं है, अपान 2, तो एक प्रकार से इसको भी मिल जाएगा कितना,
QB/2 और इसको भी मिल जाएगा कितना, QB/2। ठीक है, अब यहाँ पर QA पे चार्ज कितना है इस समय, QA/2। अब B पर कितना चार्ज है इस समय, QB/2। और सेपरेशन पहले 10 सेंटीमीटर था, 5 सेंटीमीटर हो गया है, तो इसका मतलब अब R/2 हो गया है सेपरेशन, आप कह सकते हैं, क्योंकि पहले का हाफ हो गया। अब फोर्स भी नया हो गया होगा, तो नया फोर्स हो जाएगा K, नया चार्ज QA/2, QB/2, और नई डिस्टेंस R/2 का होल स्क्वायर। तो मेरे प्यारे ये F डैश इज इक्वल टू हो जाएगा आपका K QA QB अपान 4 अपान R²/4, 4 से 4 कैंसिल, ये जो बच रहा है पुराना फोर्स है, इसका मतलब नया फोर्स पुराने फोर्स के बराबर होगा। फोर्स के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं, फोर्स के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें आपका चार्जिंग बाई कंडक्शन का लॉजिक यूज हुआ, और वहां हमने आपसे बताया था वाटर से कंपेयर करेंगे, जैसे दो टंकी कनेक्ट कर दें, पानी किधर से किधर जाता है, हाई लेवल से लो लेवल, तो यहाँ हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल जाएगा। कब तक आना जाना होगा, जब तक लेवल बराबर ना हो जाए। तो लेवल बराबर होने की गारंटी है, मतलब पोटेंशियल सेम होने की गारंटी है, लेकिन मैग्नीट्यूड तभी सेम होगा दोनों का जब वो आइडेंटिकल होंगे इन साइज। तो प्यारे आइडेंटिकल होंगे तब ऐसा होगा। तो आगे चलते हैं, ये तो सॉल्व भी हो गया आपका। नेक्स्ट पे, और ये पुराना फोर्स ही आ गया, आप जाओ, आप आओ। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की बात हुई है, तो आपका चलिए आ जाइए बोर्ड पे। ठीक, consider three charges Q1, Q2, Q3 each equal to Q at vertices of an equilateral triangle of side L. What is the force on charge Q with the same sign as Q placed at the centroid of the triangle as shown in figure? इसी फिगर को यूज कर लेंगे, आप जान ही रहे हैं। ठीक है, तो जानते रहिए भाई। देखिए Q1, Q2, Q3, Q1, Q2, Q3 आपको दिख रहा है। तो Q1 भी Q है, Q2 भी Q है, और Q3 भी Q है, और यहाँ सेंट्रॉइड पर चार्ज रखा गया है कैपिटल Q। क्या चार्ज रखा गया है, कैपिटल Q चार्ज रखा गया है। ठीक है मेरे प्यारे, और कह रहा है कि चार्ज कैपिटल Q विद द सेम साइन एज स्मॉल q। इसका मतलब आपको ये बता दिए हैं ये कि रिपल्सन है। क्या बता दिए हैं, रिपल्सन, जो कि डायरेक्शन निकालने में यूज होगा, ये जानकारी आपको दे दी है रिपल्सन। और नेट फोर्स आपसे पूछा जा रहा है क्यू पर। नेट फोर्स किस पर पूछा जा रहा है आपसे, क्यू पर पूछा जा रहा है। तो नेट फोर्स आपसे पूछा जा रहा है किस पर, क्यू पर। हो जाएगा फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू Q1, फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू Q2, और फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू Q3। जब फोर्स निकालने जाएंगे तो इस डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंस बराबर होंगी, तीनों को R मान ले रहे हैं। अब क्यों बराबर होगी, क्योंकि मामला है सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड जो है तीनों वर्टिसेस से क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पे होगा मेरे प्यारे, इसलिए ये बराबर होगा। तो R R R तीनों को मान लिए हैं हम। तो अभी देखा जाए
तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू Q1, फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू Q3 का मैग्नीट्यूड होगा आपका K Q अपॉन R स्क्वायर। इसको हम मान ले रहे हैं F है लेट, ठीक है। क्यों? जिससे ये बार बार हमको लिखना ना पड़े। अब तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर क्यों है? आप देख ही रहे हैं, पेयर सेम है और गैप भी सेम है, तो चार्जेस के पेयर और गैप पर डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब वो बराबर है तो फोर्स भी बराबर हो जाएगा। अब आती है मेन बात डायरेक्शन की। किसकी बात आती है? डायरेक्शन की मेरे प्यारे। तो डायरेक्शन अभी देखा जाए तो यहां जरा देखिए आप, पेन का थोड़ा कलर बदल देते हैं। पर्पल दिखेगा, पर्पल येलो दिखेगा। चले यहां जरा इसको देखें, फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू Q1, फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू Q1। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, हमने आपसे बात की थी कि वो चार्ज जो कारण होगा फोर्स का, फील्ड का, पोटेंशियल का, रेस्ट में रहेगा। तो फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू Q1, कारण Q1 है, तो Q1 अभी इस समय रेस्ट में रहेगा। Q1 को रेस्ट में कर दिए तो Q फ्री है, कैपिटल Q क्या है? फ्री है, और रिपल्सन है तो दूर भागेगा। तो ये डायरेक्शन हो जाएगी, ये डायरेक्शन हो जाएगी फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q1, और जिसका माड वैल्यू कितना है? F है, हम लोग लिख ही चुके हैं। अब हम बात करते हैं फोर्स ऑन Q ड्यू टू, फोर्स ऑन कैपिटल Q ड्यू टू Q2। तो अब ड्यू टू Q2 हो गया तो वो फिक्स हो जाएगा। और फिर रिपल्सन है तो ये पास आएगा, दूर भागेगा, दूर भागेगा। ये हो गया फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q2। इसका माड वैल्यू क्या होगी? इसकी भी F होगी। ठीक मेरे प्यारे। अब हम बात कर रहे हैं फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q3। तो फोर्स ऑन कैपिटल Q ड्यू टू Q3, ड्यू टू अब ये फिक्स हो गया, रिपल्सन डिसाइड ही है पहले से ही, ये पास आएगा कैपिटल Q, दूर भागेगा, दूर भागेगा। ये समझदारी की तो आपके हम कायल हैं। ये हो जाएगा F ऑन कैपिटल Q ड्यू टू Q3, जिसकी माड वैल्यू फिर से F है। मेरे प्यारे जरा ध्यान दें, मेरे प्यारे जरा ध्यान दें। वैसे तो यहाँ नेट फोर्स पूछा गया है कि सेंट्रॉइड पे रखे चार्ज पर क्या होगा, और वो जहां तक हमें लग रहा है वो जीरो होगा। क्या होगा? जीरो। इसमें कई सारी चीजें लगेंगी, एक ही पॉइंट पर ये सारे फोर्स हैं। और ये एंगल आपका 120 होगा, ये एंगल भी आपका 120 होगा, ये एंगल भी आपका 120 होगा। अब जैसे इसको हम मान लें F1, क्या मान लें? F1 मान लें, और इसको हम मान लें कि ये F2 है, F2 मान लें, और इसको हम मान लें कि ये F3 है। क्या मान लें? एक को F1 मान लें, एक को F2 मान लें, और एक को क्या मान लें? F3 मान लें। तो यहां लामीज थ्योरम एक पढ़े थे आप, लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में, वो लग जा रही है, जो थी कि यदि F1 अपान साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 अपान साइन बीटा इज इक्वल टू F3 अपान साइन गामा, साइन गामा, ये बराबर हो जाए तो वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 बराबर होता है जीरो के, बराबर होता है जीरो के। तो यहां देखो, F1 को छोड़ के जो एंगल लिया जाता है उसे हम अल्फा कहते हैं, तो अल्फा 120 है। F2 को छोड़ के जो एंगल लिया जाएगा उसे बीटा बोलेंगे, तो वो भी 120 है। और F3 को छोड़ के जो एंगल लिया जाएगा, F3 देख ही रहे हैं आप किधर है, F3 को छोड़ के तो वो गामा हो जाएगा। और यहाँ अल्फा बीटा गामा बराबर है, और F1 F2 F3 भी बराबर है, तो ये तीनों बराबर है, एंगल भी बराबर है। इसका मतलब एक कंडीशन फॉलो ही हो जा रही है, तो इसका मतलब नेट फोर्स जीरो आ जाएगा।
ठीक है, कई तरीके हैं निकालने के। एक तरीका ये भी है कि ये दो जो फोर्स हैं, ये इनके बीच का एंगल 120 है। तो यदि फोर्स के मैग्नीट्यूड बराबर होते हैं तो जो रिजल्टेंट को बाइसेक्ट करता है, तो एंगल को बाइसेक्ट करेगा, इसका मतलब 60 डिग्री भागेगा वो, इसका मतलब इधर ही जाएगा इन दोनों का रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट हो कितना जाएगा दोनों का, तो यहां सॉल्व कर दे रहे हैं पेन चेंज करके। आप r इज इक्वल टू रूट आप पढ़ रखे हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, ये दूसरा तरीका देख रहे हैं आप। तो यहां पर p की जगह पे आप क्या लिखेंगे, f लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f फिर एफ स्क्वायर हो जाएगा। कास 120 की वैल्यू -1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एफ आ जाएगा। इसका मतलब यहां पर आपका ये एफ आ जाएगा, इन दोनों की जगह पे, इसके और इसकी जगह पे एफ आ गया। ये पहले से ही एफ था, दोनों अपोजिट हैं, नेट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, तो इससे भी जीरो आ गया। और भी तरीके हैं, कंपोनेंट करके भी देख सकते थे, आई कैप जे कैप पे तोड़ के, तब भी जीरो आ जाता। तो मेरे प्यारे, ये आपका क्वेश्चन हो गया। लगे हाथ यहाँ पे आपका ये सुपर पोजिशन प्रिंसिपल की प्रैक्टिस भी हो गई, इसकी सुपर पोजिशन प्रिंसिपल की प्रैक्टिस भी हो गई, और 7:15 हो चुके हैं। और स्कूल शायद कोई मैसेज नहीं आया है बारिश वारिश के कारण। कोई मैसेज नहीं आया है मेरे प्यारे, दिहाड़ी और संकट नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये सारी सेवाएं फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं। तो वही पुराना कार्यक्रम, थोड़ा इन वीडियोज को देखेंगे बेटा, न्यूमेरिकल से भागना नहीं है, ठीक है। न्यूमेरिकल जैसे आता नहीं है तो बच्चे भागते हैं। देखो बेटा, आपको लॉजिक बढ़िया होगा, कॉन्सेप्ट बढ़िया होगा, ठीक है, चैप्टर का थ्योरी खूब बढ़िया से पढ़े होंगे, तो न्यूमेरिकल्स आप लगा लेंगे। न्यूमेरिकल लगाना बहुत जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि जब आप न्यूमेरिकल्स मेरे प्यारे लगाते हैं, तो कोई एक टॉपिक आपको उसमें कई बार यूज होता है, तो आपको थ्योरी का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है, और क्यों पढ़े थे ये भी समझ में आ जाता है, और थोड़ा इसका यूज भी समझ में आ जाता है, ठीक है। तो देखे बेटा, उससे जीत गए तो क्या फायदा जिससे सब जीतते हैं, अरे उससे जीतो जिससे जीतने वालों की संख्या बहुत कम है, तब तो सम्मान पाओगे मेरे प्यारे। अपना पुराना काम, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट आल्सो, बेल आइकन प्रेस करना ना आपको भूलना है, ना अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को भूलने देना है। थैंक्स प्यारे।